10 साल की मासूम बेटी स्कूल से आते ही रोज बाथरूम में क्यों बंद हो जाती? जब माँ ने नाली से वो डरावना राज निकाला तो उसके तो होश उड़ गए। 10 साल की आर्या हर दोपहर स्कूल से लौटती तो उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं होती थी। वह किसी डरे हुए परिंदे की तरह घर के अंदर कदम रखती, बस्ता सोफे पर गिरता और वह सीधे दौड़कर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती। माँ बबीता को लगा कि शायद गर्मी और पसीने की वजह से बच्चे को चिढ़ होती है। उसने इसे एक नई आदत समझकर टाल दिया, लेकिन हर दिन बाथरूम के अंदर से कुंडी चढ़ाने की आवाज बबीता के सीने में चुभने लगी। अंदर घंटों पानी बहता रहता और बाहर खड़ी माँ बस इंतजार करती रह जाती। आर्या पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वह तो चहकने वाली गुड़िया थी जिसे अपनी दादी के साथ गप्पे लड़ाना पसंद था। वह अपने गंदे मोजों और बिखरे बालों को कभी परवाह नहीं करती थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में उसने जैसे हंसना ही छोड़ दिया था। उस दिन भी वही हुआ। आर्या स्कूल से आई और बिना किसी से नजर मिलाए सीधे बाथरूम में घुस गई। बबीता ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, बेटा खाना तो खा ले, तेरा टिफिन भी आज भरा हुआ आया है। अंदर से बस एक धीमी और डरी हुई आवाज आई, बस 5 मिनट माँ, मैं गंदी हो गई हूँ। जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें लाल थीं। कविता ने उसे पास बुलाकर पूछा कि रोज इतना क्यों नहाती है। आर्या ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और बस इतना कहा, मुझे साफ रहना है माँ, वरना सब मुझे गंदा कहेंगे। हफ्ते भर बाद जब बाथरूम की नाली जाम हुई तो बबीता उसे साफ करने लगी। उसने जैसे ही नाली की जाली हटाई उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने एक लोहे के तार से कचरा बाहर निकालना शुरू किया। बाहर जो निकला उसे देखकर कविता के हाथ कांपने लगे। वह आर्या के स्कूल की स्कर्ट के फटे हुए कपड़े के टुकड़े थे। कविता ने उनको धोया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन कपड़ों पर गहरे लाल रंग के सूखे हुए निशान थे। वह मिट्टी नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। बबीता ने तुरंत आर्या की अलमारी खोली और उसकी दूसरी यूनिफॉर्म देखी। एक स्कर्ट के कोने को बहुत ही अनाड़ी तरीके से सुई धागे से सिला गया था। बबीता का कलेजा फट गया और उसने तुरंत स्कूल का नंबर मिलाया। फोन पर रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर बबीता ने बस इतना पूछा, क्या मेरी बेटी के साथ स्कूल में कुछ हुआ है? दूसरी तरफ से आई आवाज ने बबीता के पैरों तले जमीन खिसका दी। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, बहन जी, आप अकेली माँ नहीं हैं जो आज यह सवाल पूछ रही हैं। तुरंत स्कूल आ जाइए। बबीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो वहां खड़े सुरक्षा गार्ड की नजरों में आज एक अजीब सी बेरुखी और डर था। उसे सीधे प्रिंसिपल के केबिन में ले जाया गया, जहां पहले से ही 3 और औरतें रो रही थीं। कमरे में सन्नाटा इतना भारी था कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। प्रिंसिपल ने कविता की तरफ देखा और अपनी मेज पर रखे हुए कुछ कागजात समेटने लगीं। बबीता ने बिना किसी भूमिका के वो प्लास्टिक की थैली मेज पर पटक दी, जिसमें कपड़े के वे फटे हुए रेशे थे। यह मेरी बेटी की आबरू के टुकड़े हैं जो मुझे नाली में मिले हैं। मुझे जवाब चाहिए। बबीता की दहाड़ ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। काउंसलर ने आगे बढ़कर बबीता का हाथ पकड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में स्कूल के 7 अलग अलग बच्चों के व्यवहार में यही बदलाव देखा गया था। बच्चे स्कूल आने से कतरा रहे थे और घर जाते ही खुद को कमरों में बंद कर रहे थे। वह कौन है? बबीता ने दांत पीसते हुए पूछा। वाइस प्रिंसिपल ने धीरे से एक नाम लिया, गजेंद्र। वह स्कूल बैन का सहायक और बच्चों को लाइन में खड़ा करने वाला स्टाफ था। वही शख्स जिसे सब भैया कहकर बुलाते थे और जिस पर माता पिता आंख बंद करके भरोसा करते थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आर्या को अंदर लाया गया। अपनी माँ को देखते ही वह बच्ची फूट फूट कर नहीं रोई,
बल्कि और ज्यादा सिमट गई। बबीता उसके पास जमीन पर बैठ गई और उसके नन्हे हाथों को चूमने लगी। डर मत गुड़िया, माँ आ गई है, अब तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आर्या की आवाज गले में अटक रही थी। उसने बहुत मुश्किल से शब्द निकाले, माँ, वो गजेंद्र भैया कहते हैं कि मैं बहुत गंदी बच्ची हूँ। वो मुझे अकेले में ले जाकर कहते थे कि मेरी ड्रेस पर दाग लग गया है, और फिर अगर मैंने घर जाकर सबको बताया तो स्कूल वाले मुझे निकाल देंगे। बच्चे की बात सुनकर बबीता ने अपना सिर पकड़ लिया। उस दरिंदे ने मासूमों के मन में यह डर भर दिया था कि गलती उनकी है। वह उन्हें सफाई के नाम पर डराता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था। उन 7 बच्चों की कहानी एक जैसी थी, डर, शर्म और खामोशी का एक ऐसा जाल जो उस हैवान ने बुना था। शाम होते होते स्कूल के बाहर माता पिता का हुजूम उमड़ पड़ा। बबीता के पति सौरभ भी वहां आ चुके थे। सौरभ ने जैसे ही अपनी बेटी का चेहरा देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने दीवार पर अपनी मुट्ठी दे मारी और चिल्लाया, हमने अपनी जान का टुकड़ा यहाँ पढ़ने भेजा था, किसी भेड़िए के आगे डालने के लिए नहीं। स्कूल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। एक ट्रस्टी ने सौरभ को कोने में ले जाकर कहा, देखिए, बात बाहर जाएगी तो बदनामी आपके बेटे की ही होगी। हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं, बात यही खत्म करते हैं। सौरभ ने उस ट्रस्टी का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मेरी बेटी की इज्जत बाजार की चीज नहीं है जो तुम सौदेबाजी कर रहे हो। पुलिस के आने तक स्कूल एक छावनी में बदल चुका था। गजेंद्र को जब पुलिस वैन में डालकर ले जा रही थी, तब बबीता ने दौड़कर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये उन 7 मासूमों की तरफ से है जिनकी रातों की नींद तूने छीन ली। भीड़ ने गजेंद्र को घेर लिया, पर कानून ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जांच शुरू हुई और फिर डरावने तथ्य सामने आए। वह हैवान बच्चों को वैन के पीछे या सीढ़ियों के नीचे ले जाकर उन्हें चुप रहने की धमकी देता था। वह उन्हें चॉकलेट का लालच नहीं देता था, बल्कि उन्हें गंदा होने का एहसास दिलाकर मानसिक तौर पर तोड़ देता था। इसी वजह से आर्या घर आकर घंटों नहाती थी, ताकि वह उस गंदगी को साफ कर सके जो उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर डाल दी गई थी। अगले कुछ हफ्ते बबीता और उसके परिवार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। आर्या रात को अचानक चीख कर उठ जाती और पूछती, माँ, क्या मैं अब भी गंदी हूँ? बबीता उसे अपनी छाती से सटा लेती और कहती, तू तो गंगा की तरह पवित्र है बेटा। मैला तो वो समाज और वो सोच है जिसने तुझे ये घाव दिए। मोहल्ले के कुछ लोग बातें बनाने लगे थे कि बबीता को इतना शोर नहीं मचाना चाहिए था। लड़की बड़ी हो रही है, अब कौन उससे शादी करेगा? एक पड़ोसन ने जहर उगला। बबीता ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया, मेरी बेटी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत नहीं होगी जो उसके साहस से ज़्यादा उसकी खामोशी को पसंद करे। वह योद्धा है और उसने अपनी लड़ाई जीत ली है। बबीता ने हार नहीं मानी और बाकी 6 माता पिता को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर सुरक्षा नाम की एक संस्था बनाई जो स्कूलों में जाकर बच्चों को बुरे स्पर्श और अच्छे स्पर्श के बारे में जागरूक करने लगे। आर्या ने भी धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन इस बार वह सिर झुकाकर नहीं, बल्कि अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीना तान कर चलती थी। अदालत में जब गवाही का दिन आया तो सब डर रहे थे कि मासूम बच्चे उस हैवान के सामने क्या बोलेंगे। लेकिन जब आर्या कटघरे में खड़ी हुई तो उसने गजेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने कहा था मैं गंदी हूं, लेकिन आज सब देख रहे हैं कि असली गंदगी आपके चेहरे पर है। उस दिन पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। केस खत्म होने के 1 साल बाद, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, बबीता को स्कूल से एक पुराना रिकॉर्ड मिला। उस रिकॉर्ड की छानबीन करते समय बबीता के होश उड़ गए। उसे पता चला कि गजेंद्र पहले भी एक दूसरे नामी स्कूल से इसी तरह की शिकायतों के बाद निकाला गया था। लेकिन चौंकाने वाला सच यह था कि इस स्कूल ने पुलिस को खबर देने के बजाय
गजेंद्र को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देकर विदा किया था और उससे भी बड़ा सच वो प्रमाण पत्र देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल का प्रिंसिपल था जहां आर्या अब पढ़ रही थी। बबीता समझ गई कि असली दुश्मन सिर्फ वो एक कर्मचारी नहीं था बल्कि वो पूरा सिस्टम था जो अपनी साख बचाने के लिए भेड़ियों को खुले में छोड़ देता है। बबीता ने अपनी लड़ाई खत्म नहीं की। उसने उस प्रिंसिपल को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जिसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 7 बच्चियों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आज आर्या डॉक्टर बन चुकी है और वह उन बच्चों का इलाज करती है जो मानसिक आघात से गुजरे हैं। वह हर माँ बाप को बस एक ही बात कहती है, अपने बच्चों की बदली हुई आदतों को नज़रअंदाज ना करें, उनकी चुप्पी में छिपे दर्द को पहचानें और अपराधी के खिलाफ आवाज़ उठाने से कभी ना डरें। बदनामी खामोशी से होती है, सच बोलने से नहीं। दोस्तों, आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज का एक भयावह सच है जो आए दिन घटित हो रहा है। हमें इससे सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है। इस विषय में आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।